तो मैंने वेस एंडरसन की द फिनेशियन स्कीम देख ली है और ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था जिसने मुझे सोच में डाल दिया है। ये स्टोरी है एक इंडस्ट्रियलिस्ट और आर्म्स डीलर एनाटोली जाजा कॉर्डा की, जो कि उस पर हो रहे हमलों से बचते हुए अपनी बेटी लीजल को चुनता है उसके जाने के बाद उसका काम संभालने के लिए। पर ये इतना आसान नहीं है। लीजल को पहले जानना है कि क्या उसकी माँ को उसके पिता जाजा ने मारा है, प्लस जाजा को अपने रिस्की स्कीम को लॉन्च भी करना है। अब ये स्टोरी जो हमें दिखाई गई 1.5:1 एस्पेक्ट रेशियो में, ये पैक्ड है वेस एंडरसन की सिमेट्री, जबरदस्त सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम से लेकर डायलॉग्स तक छोटी से छोटी डिटेल से। एक प्योर वेस एंडरसन मूवी जहां मेन कैरेक्टर अपनी स्कीम को सच करने के लिए कई लेंथ्स तक जा रहा है। मैं शायद इतना एक्सपीरियंस हूं नहीं कि आपको एक वेस एंडरसन मूवी का परफेक्ट रिव्यू दे सकूं, पर मुझे स्टोरी के पीछे की वैल्यू समझ में आई और यही ब्यूटी थी इस मूवी की। ये स्टोरी पैक्ड है डिटेल से, डायलॉग्स को बहुत बारीकी से लिखा गया है और जो डायलॉग डिलीवरी है उसके बारे में तो हम एक्टिंग वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। पर जब मैं बात कर रहा हूँ डिटेल की, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये कहानी आप बिना तगड़े सेट, बिना जबरदस्त डिटेल्स के भी बता सकते हो। पर बात यह है कि यहाँ जो ब्यूटी है वेस एंडरसन के डायरेक्शन की, वो कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टर जाजा के आर्क में एक वैल्यू ऐड करती है। इंट्रो अपने आप में एक वर्क ऑफ आर्ट था, जहाँ मेन कैरेक्टर बस नहा रहा है और हमें मूवी में दिखने वाले एक्टर्स के नाम दिख रहे हैं। मूवी में टेंस सिचुएशन है जो कि अपने सिमेट्रिकल डायरेक्शन स्टाइल में बहुत कामिंग लग रहे थे और ये मुझे एक बहुत ही डिफरेंट सेंस में अच्छा लगा, क्योंकि ये डायरेक्शन आपको पकड़कर आपको माहौल की गहराई समझा रहा है, जिसे आप स्टोरी की तरह ही ले रहे हो, ना कि मेन कैरेक्टर या ऑडियंस सरोगेट के साथ जुड़ते हुए आप भी इमोशन फील कर रहे हो। स्टोरी पैक्ड है डार्क कॉमेडी से, क्योंकि ये एक एस्पियोनाज डार्क कॉमेडी ही है, जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन सीन मेरा फेवरेट था। प्लस एक जगह एक रेवोल्यूशनरी आता है लोगों को लूटने, जो कि परफेक्टली उन्हें समझा रहा होता है कि लूट कर ये सब कहां जाएगा, जिसके साथ साथ वो सीलिंग पर गोली चलाता है। ये बहुत फनी सीन था। वेस एंडरसन जिनको जाना जाता है द दार्जिलिंग लिमिटेड और ग्रैंड ब्यूटापेस्ट होटल जैसी जबरदस्त मूवीज के लिए, उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग का डिफरेंट अप्रोच यहाँ भी दिखाया, जिसमें कोई कमी नहीं थी। अपने कोर में ये एक बाप की कहानी थी जिसको परफेक्टली वो हमारे सामने लेकर आए। वेस एंडरसन ने कहानी लिखी है रोमन कपोला के साथ। रोमन बेटे हैं गॉडफादर के लिए जाने जाने वाले फ्रांसिस फोर्ड कपोला के। उन्होंने पहले भी वेस एंडरसन के साथ कई फिल्मों में काम किया है। फिल्म का म्यूजिक परफेक्ट था, जो कि उसके थीम के साथ बहुत अच्छे से जा रहा था और मूवी दिखने में भी बहुत सुंदर थी। मैं फिर से इंट्रो सीन की तारीफ करूंगा, साथ ही साथ डिनर टेबल वाला सीन और जो आफ्टर लाइफ का नजारा है वो आप प्रिंट करके अपने घर में भी टांग सकते हो। हर सेट पीस आपको हैरान कर देगा। मेकअप से लेकर एक एक कॉस्ट्यूम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आओ अब एक्टर्स की बात करें, क्योंकि ये मूवी शुरू से अंत तक पैक्ड है जबरदस्त परफॉर्मर से। मैंने बेनिचियो डेल टोरो की ज्यादा मूवीज देखी नहीं है, मैं मेनली उन्हें बस मार्वल में कलेक्टर के रोल से जानता हूँ और मैंने उनकी यूजुअल सस्पेक्ट्स भी देखी है, पर मैंने मेन रोल में उन्हें इस मूवी में देखा और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है बेनिचियो ने इस मूवी में। उन्होंने एक शेडी बिजनेसमैन और एक टफ फादर का रोल प्ले किया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका गिरना, बच्चों पर गुस्सा करना, ये कुछ सीन थे जहां आप उनके परफॉर्मेंस में एक एफर्टलेसनेस देखोगे। ये एक प्रोफेशनल एक्टर की निशानी है। मिया थ्री एपल्टन ने प्ले किया है जेजे की बेटी लीजल का रोल, जो कि एक नन भी होती है। ये रोल इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिंपल नहीं था प्ले करने को। एक नन जो कि अपनी माँ के कातिल को ढूंढ रही है, जिसके साथ साथ ये कैरेक्टर ऑडियंस सरोगेट भी है, जिसके थ्रू ऑडियंस को जेजे की दुनिया के बारे में पता भी चल रहा है। और शायद उन्होंने या किसी भी कैरेक्टर ने एक भी बार पल के नहीं झपकाई मूवी में। प्लस कोई मानेगा कि इस एक्ट्रेस ने सिर्फ 5-6 फिल्में ही करी हैं, पर हर सीन में छा रहे थे माइकल सेरा, जो कि यहाँ प्ले कर रहे थे यॉन का रोल। और उनके कैरेक्टर्स के लेयर्स थे। उनके कैरेक्टर को इंसेक्ट से लगाव था, जिसके साथ साथ उस पर और भी जिम्मेदारियां थी। पर हम जानते हैं कि माइकल सेरा का लेवल क्या है। इस प्रो एक्टर की क्या डायलॉग डिलीवरी थी इस मूवी में। यहाँ उन्हें अपने डायलॉग्स मल्टीपल एक्सेंट पे बोलने थे, जो कि उन्होंने परफेक्टली बोला। और ये तीनों मेन कैरेक्टर थे, जबकि विलन थे बेनेडिक्ट कम्बरबैच के अंकल नूबार कॉर्डा, जिनको इस मूवी में देखकर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि इस आदमी ने डॉक्टर स्ट्रेंज और शेरलॉक होम्स जैसे रोल प्ले किए हैं। एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर, पर उनका रोल बहुत लिमिटेड था, जो कि कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। वैसे किसी भी एक्टर ने यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी है, सबने अपना परफेक्ट दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का जो $30 मिलियन का बजट था वो सिर्फ कास्टिंग में ही खर्च हो गया, क्योंकि आप टॉम हैंक्स, ब्रायन क्रैंस्टन, स्कारलेट जोहानसन, जेफरी राइट और रिज अहमद के कैलिबर के परफॉर्मर्स को थोड़ी देर के लिए ही दिखा रहे हो। प्लस विलियम डेफो के तो कुछ ही लाइंस थे। वेस एंडरसन कोई मैजिक ही जानते होंगे, जो वो इतने तगड़े एक्टर्स को सिर्फ छोटे रोल्स के लिए कास्ट कर रहे हैं। हालांकि परफॉर्मर्स की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि वो अलग ही जान फूक रहे थे इस मूवी में। मैं हैरान हो रहा था रिचर्ड आयो आर्डे के सर्गियो को देखकर। कोई मानेगा कि ये आदमी हमें आईटी क्राउड में दिख चुका है। पर ओवरऑल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप आर्ट सिनेमा की तरफ थोड़ा झुकाव रखते हैं तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो कहूंगा कि आपको नोट्स लेने चाहिए इस फिल्म को देखते हुए। ये फिल्म मास्टर क्लास है फिल्म मेकिंग, एक्टिंग और एक डिफरेंट अप्रोच को सामने रखने में। पर ये फिल्म सबके लिए नहीं है। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि सबके लिए इस हफ्ते कुछ ना कुछ आया ही है। सितारे जमीन पर एक परफेक्ट फैमिली फिल्म है। इलियो बच्चों को दिखाने
दिखाने के लिए परफेक्ट है, एडल्ट क्राउड के लिए 28 इयर्स लेटर है, और जो आर्ट सिनेमा के चाहने वाले हैं उनके लिए ये मूवी है एक वेस एंडरसन क्लासिक। पर आप मुझे बताओ कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपकी इस मूवी को लेकर उम्मीदें क्या हैं, और अगर आपने मूवी देख ली है तो आइए कमेंट्स में इसके बारे में डिटेल में बात करें। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।